हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोवॉफिन। आज हम फिर से आपके लिए 5 क्वेश्चन 5 टॉपिक रिवीजन सीरीज़ में एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं। अभी तक अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस इस सीरीज़ की नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लिया है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ सेल पासेस थ्रू स्टेजेस इन इट्स डेवलपमेंटल हिस्ट्री, द फॉलोइंग आर 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंटल हिस्ट्री। आपको 3 स्टेजेस दी गई हैं सेल की डेवलपमेंटल हिस्ट्री की, दैट इज डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन, स्पेसिफिकेशन। आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्रेशन इन अ सेल्स डेवलपमेंटल हिस्ट्री। ठीक है, आपको सीक्वेंस बताना है कि सेल किस किस स्टेज से निकलता है ना। तो पहले कौन सी स्टेज आती है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, ऐसे आपसे ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखो कोई भी सेल है उसकी लाइफ में 3 स्टेजेस आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? डिटर्मिनेशन, उसके बाद आ जाती है स्पेसिफिकेशन, और फिर वो सेल जो है डिफरेंशिएशन, जो सबसे लास्ट स्टेज होती है, डिफरेंशिएशन स्टेज से गुजरता है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? पहले आ जाएगा डिटर्मिनेशन यानी कि फर्स्ट, उसके बाद स्पेसिफिकेशन यानी कि थर्ड, उसके बाद डिफरेंशिएशन यानी कि सेकंड, है ना। तो 1, 3, 2 ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब समझते हैं डिफरेंशिएशन, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन, इन तीनों स्टेजेस में फ़र्क क्या है ना, क्या क्या सेल के साथ होता है। कोई भी सेल सबसे पहले अंडरगो करता है डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन का खुद से ही मतलब होता है कि सेल की फेट बन जाना, है ना। जैसे हम कुछ डिटर्मिन कर लेते हैं ना, कुछ निर्णय कर लेते हैं, वैसे सेल भी अपने लिए एक निर्णय ले लेता है कि मैं ये वाले सेल में चेंज करूँगा। तो इस स्टेज में क्या होता है, ऐसा लिख सकते हैं हम कि सेल की जो फेट होती है उसको सेट कर दिया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि सेल ने डिसाइड तो कर लिया है लेकिन अभी तक उसने उसके अकॉर्डिंग, अपनी फेट के अकॉर्डिंग खुद का स्ट्रक्चर या फंक्शन जो है उसको चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, बट हैजंट चेंज्ड इट्स स्ट्रक्चर और फंक्शन येट। राइट, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे सेल कमिटेड होता है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल बनने में, लेकिन अभी तक उसने खुद में कोई भी स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल चेंजेस नहीं किए होते हैं, जिसकी वजह से अगर कभी बॉडी को इमरजेंसी में कोई नीड पड़ जाए सेल्स की, है ना, तो ये सेल जो है वो गो बैक अपनी पुरानी स्टेज में जा सकते हैं, है ना, और फिर वहाँ से कोई और डिटर्मिनेशन या कोई और फेट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाली स्टेज क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जिसमें सेल आता है डिटर्मिनेशन होने के बाद, ये आ जाता है स्पेसिफिकेशन की स्टेज में। ओके, इस स्टेज में सेल जो है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, और अपनी जो डिटर्मिन्ड फेट होती है उसकी तरफ ये जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टाइम पे सेल के पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, एंड ये स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट्स हेडिंग टूवर्ड्स its determined stage, determined fate। ठीक है, तो इस स्टेज में सेल के पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, नॉट ऑल, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, और ये अपनी डिटर्मिन्ड फेट की तरफ जाना शुरू कर देता है। लेकिन एज आई सेड कि इमरजेंसी के दौरान अगर बॉडी को नीड पड़ती है तो इस स्टेज से भी सेल गो बैक कर सकता है। ठीक है, अपने बिल्कुल न्यू वाले फेज में जा सकता है और यहाँ से दोबारा कोई और फेट लेकर के यही प्रोसेस दोहरा सकता है। ठीक है,
अगर स्पेसिफिकेशन सेल की हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी आ जाती है, लास्ट स्टेज, दैट इज डिफरेंशिएशन स्टेट। ठीक है, ये आपकी फाइनल स्टेज होती है सेल की, और यहाँ पे सेल जो है वो प्रॉपर तरीके से फुली फंक्शनल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस कर लेता है, और जो भी स्पेशलाइज टाइप का सेल वो बनना चाहता है वो सारे चेंजेस, वो सारे फंक्शंस वो यहाँ पे फुल्ली कर लेता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से आप बोलोगे कि सेल को गो बैक करना है तो ये यहाँ से गो बैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई होप जो चीज़ है वो क्लियर हो गई है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे सेल जो है वो अंडरगो कर सकता है फिजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस। ठीक है, फंक्शनल चेंजेस वो करता है ताकि वो फुली, सेल अंडरगोज फिजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस टू फुली बिकम इट्स स्पेशलाइज्ड टाइप। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन होने के बाद एक बार सेल डिफरेंशिएशन स्टेज में एंटर कर गया तो वो दोबारा वापस नहीं जा सकता। ठीक है, अब वो डिफरेंशिएट हो चुका है, उसकी फेट टोटली बिल्कुल 100% डिसाइड हो चुकी है। अब वो वही स्पेशलाइज सेल बनेगा जो वो बनना चाहता था। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डायपेडेसिस क्या है, आपको ये पूछा है। ठीक है, चलो अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, क्योंकि कहानी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स से शुरू होती है। क्या होता है इसमें डायपेडेसिस में कि जो WBCs होते हैं हमारे, वो हमारे फेगोसाइट्स की तरह बिहेव करने लगते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुँच जाते हैं, इन्फ्लामेशन जहाँ पे होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। इस प्रोसेस को हम डायपेडेसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसको कुछ चीज़ों से समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इसको कीमो अट्रैक्शन से समझते हैं, यानी कि ये जो शुरुआत होती है ना, कैसे होती है, कीमो अट्रैक्शन की वजह से होती है। ठीक है, अब होता क्या है, जहाँ पे आपका साइट ऑफ इन्फेक्शन है ना, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, वहाँ पर कुछ डैमेज टिश्यूज़ या फिर जो भी डैमेज सेल्स वगैरह वहाँ पर होंगे। अब ये जो डैमेज टिश्यू होते हैं ये कुछ केमिकल्स सिग्नल्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये केमिकल सिग्नल्स क्या होते हैं, साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस। साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस। अब ये जो साइटोकाइंस और कीमोकाइंस होते हैं ना, ये एक्चुअली में आपके कीमो अट्रैक्टेंट होते हैं जिनका काम होता है अट्रैक्ट करना, किसको, WBCs को। ठीक है, तो कीमो अट्रैक्शन से ये कहानी शुरू होती है। जो भी आपके डैमेज सेल्स हैं वो साइट ऑफ इन्फेक्शन जहाँ पे हुआ है वहाँ पे वो केमिकल सिग्नल्स रिलीज़ करते हैं, साइटोकाइंस या फिर कीमोकाइंस, जो कि अट्रैक्ट करते हैं WBCs को। अब क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं WBCs को, तो दूसरा जो चीज़ है उसको हम रोलिंग से समझ सकते हैं, यानी कि जो WBCs होते हैं वो ब्लड वेसल से ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, सीधा का सीधा आपके साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुँच जाते हैं। अब ये होता कैसे है इसको समझते हैं। हमने बोला कि WBCs हैं वो कहाँ करेंगे, वो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल अलोंग दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ये जो आपकी ब्लड वेसल्स होते हैं ना, इनमें होते हैं कौन से, एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, तो ये एंडोथेलियल सेल्स हमारे WBCs के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रोल अलोंग, ये जो WBCs होते हैं वो इनके साथ साथ दे रोल अलोंग दी वेसल वॉल। ठीक है, दे रोल अलोंग दी वेसल वॉल। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। वेसल वॉल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि
ये WBCs यहाँ पे वेसल वॉल के साथ अटैच कैसे हुए, है ना, यानी कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो इनको एडहेशन में मदद कर रही है। तो एडहेशन के लिए कौन आते हैं, एडहेशन के लिए आते हैं कुछ एडहेशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं, सिलेक्टिन्स हो सकते हैं या फिर इंटीग्रिन्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो सिलेक्टिन्स और इंटीग्रिन्स आते हैं जो WBCs होते हैं उनको इन एंडोथीलियल सेल्स की जो वॉल्स होते हैं ना, इनके ऊपर स्टिक करने में, चिपकने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ताकि वो ट्रैवल जो है वो पूरा मतलब ब्लड वेसल के बिल्कुल साथ साथ में ट्रैवल कर पाएँ। अब ये सेल के साथ चिपक चुके हैं, अब इनका काम है क्या करना, ट्रैवल करना। तो नेक्स्ट जो चीज़ हम समझ रहे हैं दैट इज़ माइग्रेशन, कि माइग्रेशन कैसे करेंगे ये। ठीक है, तो हमने कहानी को यहाँ तक पहुँचा दिया कि WBCs जो हैं वो एंडोथीलियल सेल्स के साथ स्टिक हो चुके हैं। अब ये क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं सेल्स के बीच में से, ये उनमें से निकलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दीज स्क्वीज थ्रू गैप्स, है ना, कौन से गैप्स, एंडोथीलियल और ब्लड वेसल के बीच में जो गैप होगा वहाँ से ये सेल्स जो हैं WBCs जो हैं वो ट्रैवल करना शुरू करेंगे। अब जैसे ही ये यहाँ से देखो स्क्वीज कर रहे हैं ना, ठीक है, यानी कि जो ये प्रोसेस है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब ये माइग्रेट कर रहे हैं उस टाइम पे जो WBCs हैं और जो एंडोथीलियल सेल्स हैं हमारे, ये अपनी क्या कर लेते हैं, शेप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स चेंज शेप। क्यों शेप को चेंज कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर स्पेस को क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो अल्टीमेटली स्क्वीजिंग वगैरह ये सब क्यों हो रही है, ताकि स्पेस क्रिएट हो सके। शेप वगैरह क्यों चेंज हो रही है, ताकि स्पेस क्रिएट हो सके। ठीक है, जैसे ही स्पेस क्रिएट होगी इनके लिए माइग्रेट करना इजी हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में हम ये समझेंगे कि ये एंट्री कैसे करते हैं, एंट्री टू टिश्यू। ठीक है, जहाँ पे भी साइट ऑफ इन्फेक्शन है वहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जो WBCs होते हैं ना, ये मूव करते रहते हैं। किस लिए मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनको सिग्नल्स मिल रहे हैं, है ना, तो सिग्नल की वजह से ये मूव करते रहते हैं, यानी कि इनको गाइड किया जाता है। कौन करता है, यही केमिकल्स जो इनको सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये साइट ऑफ इन्फेक्शन में पहुंच गए अब, ठीक है, वहां पे ये क्या शुरू कर देंगे, क्योंकि फेगोसाइट्स की तरह अगर एक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाते ही इनगल्फिंग करेंगे, है ना, तो ये पैथोजेंस को इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और अगर वहाँ पे उसकी डेब्रिस वगैरह क्रिएट हो गई है तो वहाँ पे डेब्रिस को क्लियर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन से लड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट हैज़ हैपेंड इन द टिश्यू, जो ये रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अगर पैथोजन है तो इनगल्फ कर लेंगे, कोई डेब्रिस वगैरह है तो उसको क्लियर कर देंगे, है ना, इन्फेक्शन है तो फाइट वगैरह करना शुरू कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट हैज़ हैपन टू द टिश्यू जो WBCs है उस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन मोटिव था वो ये समझना था कि ये सारा काम होता कैसे है ना। एक बार रिकॉल करते हैं, हमने बोला कि सबसे पहले कीमो अट्रैक्टेंट जो हैं वो अपना काम दिखाते हैं। जो भी डैमेज टिश्यू होते हैं वो एक सिग्नल रिलीज करते हैं, साइटोकाइंस या फिर कीमोकाइंस, जो कि अट्रैक्ट करते हैं WBCs को। फिर उसके बाद WBCs जो हैं वो एंडोथीलियल सेल्स के साथ चिपक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एडहेशन मॉलिक्यूल्स, और फिर ये वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग द माइग्रेशन ये जो WBCs और एंडोथीलियल सेल्स हैं ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं ताकि स्पेस क्रिएट हो सके, है ना, और सिग्नल्स जो हैं वो इनको गाइड करते हुए ये सीधा कहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन है, जहाँ पर इनको पैथोजन इन्फेक्शन या कुछ भी ऐसा दिखता है तो वहाँ पे ये अपना फेगोसिटिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है किसकी, डायपेडेसिस की। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। पहला है एन इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, एन इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी, एडहेशन ऑफ सेल्स टू द एंडोथेलियल वॉल, एमिग्रेशन ऑफ फेगोसाइट्स थ्रू द गैप बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स टू इन्फ्लेमेशन साइट। ठीक है, तो ये जो है वो बिल्कुल करेक्टली डिफाइन किया गया है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ अनीमिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज थैलेसीमिया। ठीक है, कौन से टाइप का अनीमिया जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज थैलेसीमिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये एक जेनेटिक डिजीज है, ऐसे कह सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जो एक्चुअली में अगर ये किसी को हो जाए तो क्या कॉज करता है, हीमोलिटिक अनीमिया। ठीक है, तो एक्चुअली में ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि टेढ़े टाइप से पूछा है कि विच टाइप ऑफ अनीमिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज थैलेसीमिया, लेकिन एक्चुअली में थैलेसीमिया क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हीमोलिटिक अनीमिया कॉज कर देता है ना, तो ये बीमारी ही एक्चुअली में हीमोलिटिक अनीमिया कॉज कर रही है। ठीक है, ना कि हीमोलिटिक अनीमिया होने की वजह से आपको थैलेसीमिया हो जाता है। ठीक है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसके अकॉर्डिंग तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाता है कि हीमोलिटिक अनीमिया जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थैलेसीमिया। ठीक है, अब ये होता क्यों है, कैसे होता है, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने बोला कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, यानी कि यहाँ पर म्यूटेशंस हुई होंगी, है ना, और इन म्यूटेशंस की वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है हमारे हीमोग्लोबिन का ये अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, होता क्या है कि ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इसमें ये क्या होती है, एक प्रोटीन होती है ना, किसकी, आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की, जो क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजन। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन जो है वो इस म्यूटेशन की वजह से अफेक्ट हो चुकी है, अब क्या होगा, अब आपके पास जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो कैसा बनेगा, एबनॉर्मल बनेगा। ठीक है, एबनॉर्मल बनेगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कम अमाउंट में बनेगा, इनसफिशिएंट होगा वो बॉडी के लिए, इनसफिशिएंट हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट है यानी कि थैलेसीमिया में होता क्या क्या है वो हमें देखना है। ठीक है, हमें पता चल गया कि ये होता कैसे, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हीमोलिटिक अनीमिया कॉज होता है। क्या होता है, तो म्यूटेशन हो जाती है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन को कैरी करती है ना। अब क्योंकि म्यूटेशन हो गई है तो इस प्रोटीन जो है ये बिल्कुल अबनॉर्मली सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है, या फिर उतने अमाउंट में नहीं बन पाता है जितना हमारी बॉडी को नीड होती है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट्स में देखते हैं, कैसे समझेंगे रिजल्ट्स को वो देखना। सबसे पहले तो फॉर्मेशन हो रही है किसकी, हीमोग्लोबिन की, है ना। तो हीमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट होता है, आरबीसी में। तो यहाँ पे जो आरबीसीज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि रप्चर होने का डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है वो देखना, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो उतने अमाउंट में नहीं बन रहा जितने अमाउंट में हमें नॉर्मल बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए चाहिए। तो इम्बैलेंस हो जाता है हीमोग्लोबिन का, जिसकी वजह से जो आरबीसीज हैं ये स्ट्रक्चरली, ठीक है, ये स्ट्रक्चरली अनस्टेबल हो जाते हैं and these are prone to break apart। ठीक है,
तो जिसकी वजह से जब इनको ट्रांसपोर्ट करोगे, है ना, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अब क्योंकि इसका इम्बैलेंस हो गया है हीमोग्लोबिन का, तो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो भी अनस्टेबल हो गया है, और इसकी वजह से आरबीसी के अनस्टेबल स्ट्रक्चर की वजह से जो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रेजाइल आरबीसी आपको देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग थैलेसीमिया। ठीक है, और क्या चीज हो सकती है? अर्ली डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्योंकि फ्रेजाइल आरबीसीज हैं वो टूट रहे हैं तो अर्ली डिस्ट्रक्शन ही तो हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं फ्रेजाइल सेल्स। ठीक है, देखो ऐसा भी समझ सकते हैं, नॉर्मली एक आरबीसी की 120 डेज तक लाइफ स्पैन होती है, इसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। अर्ली डिस्ट्रक्शन, ब्रेक अपार्ट, फ्रेजाइल सेल्स, इनके सबके कहने का मतलब यही है कि अब इसकी 120 डेज की कंप्लीट लाइफ साइकिल नहीं होगी। ठीक है, लगभग 60 डेज की हो सकती है, 30 डेज की हो सकती है, 40 डेज की हो सकती है। इस तरह से पहले ही, है ना, अपना लाइफ साइकिल पूरा करने से पहले ही ये क्या सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेजाइल सेल्स होते हैं जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय कर जाते हैं प्रीमेच्योरली। ठीक है, और कहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं? तो देखो आइदर तो ये ब्लड स्ट्रीम में, है ना, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में प्रेशर वगैरह होता है ना, ब्लड प्रेशर होता है, तो प्रेशर की वजह से वहां रप्चर कर सकते हैं, या फिर ये स्प्लीन में। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, तो वहां पे जो है वो ये क्या कह सकते हैं कि जल्दी ही प्रीमेच्योरली ही अपना दम तोड़ देते हैं, है ना। और ये जो स्प्लीन में लाइसिस होता है ना, इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोलाइसिस। ठीक है, कि जो आरबीसीज जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोलाइसिस। नेक्स्ट ये है कि आपको अनीमिया देखने को मिल सकता है उस पेशेंट में, है ना, जिसको थैलेसीमिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? सेम रीज़न, डिस्ट्रक्शन हो रही है किसकी? आरबीसी की। जो आरबीसी 120 डेज में डाई करना था वो पहले ही डाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें ब्लड की कमी तो होगी ही, है ना। अब क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रही है आरबीसी की, इसकी वजह से क्या होता है? रिड्यूस नंबर ऑफ फंक्शनल आरबीसी। तो जो फंक्शनल आरबीसी हैं उस इंसान की बॉडी में वो कम बचेंगे, जिसकी वजह से दैट कॉजिंग हीमोलिटिक अनीमिया। ठीक है, तो दिस कॉज हीमोलिटिक अनीमिया। ठीक है, अब इसके कुछ सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं पेशेंट्स में। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जिन लोगों में देखो, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो कैसे रहेंगे? थके रहेंगे, यानी कि फटीग देखने को मिल सकती है। या फिर अब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रही है पूरे बॉडी को, है ना, हमारे पूरे ऑर्गन्स को, तो उनको तो काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यानी कि शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, फटीग, इस तरह के, है ना, एनर्जी कम होना, एनर्जी लेवल्स का लो होना, ये सारे सिम्टम्स हम उन पेशेंट्स में देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि थैलेसीमिया में एक्चुअली में क्या होता है पेशेंट के साथ। ठीक है, जो ब्लड है वो सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में बन नहीं पाता है। रीज़न आपको सारे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप के अनीमिया से होता है? हीमोलिटिक अनीमिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, नेम द हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड आप सबने पढ़ा होगा, है ना, ब्रेन में होता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड की दो पार्ट होते हैं। ठीक है, हम इनको दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक होता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर का मतलब है बिल्कुल सामने वाला, आगे वाला, पोस्टीरियर का मतलब है पीछे वाला। ठीक है, अब ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको
न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। ये प्राइमरीली 2 हॉर्मोन्स रिलीज करता है। ये दोनों हॉर्मोन्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन को हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। इसको ADH भी लिखते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपसे पूछा था, तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा रोल देख लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन एक्चुअली में कहाँ पर हेल्प करता है। तो बेसिकली चाइल्ड बर्थ, है ना, जो वजाइना वाला जो हिस्सा होता है ना, वो जो सर्विक्स वाला पूरा पोर्शन होता है, उस टाइम पे जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसकी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में एक्चुअली में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। तो एक तो चाइल्ड बर्थ में ये हेल्प करता है, दूसरा जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है उसके बाद मदर के जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें से क्या मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो लैक्टेशन में भी ये हेल्प करता है और सोशल बॉन्डिंग में ये काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। उसके बाद वैसोप्रेसिन है। वैसोप्रेसिन तो बेसिकली देखो हमारी बॉडी में ना वाटर बैलेंस बनाए रखने का काम करता है, यानी कि जो हमें प्यास वगैरह लगती है वो सब जो है वो वैसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से लगती है, ठीक है। इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बाकी हार्मोन्स के बारे में भी देख लेते हैं, है ना। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में हो गया। अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स देख रहे हैं। सबसे पहला हार्मोन दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है, जो अल्टीमेटली स्टिमुलेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जैसे ही इससे स्टिमुलेट होता है उसको पता चलता है कि मुझे क्या बनाना है, थायराइड हार्मोन्स बनाने हैं। कौन कौन से बना सकता है थायराइड हार्मोन्स, T3 एंड T4, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हार्मोन है आपके पास सेकेंड हार्मोन, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल से ही आपको पता चल गया होगा कि ये मेल टेस्टिस की बात हो रही है ना। यानी कि इस हार्मोन को क्या कह सकते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, मेल्स में पाया जाता है बेसिकली। और इसका काम क्या होता है, स्टिमुलेट करना किसको, टेस्टिस को। जैसे ही ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, टेस्टिस को पता चल जाता है कि अब उसे क्या प्रोड्यूस करना है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखा है ना, ब्रैकेट में इसको शॉर्ट फॉर्म में ICSH भी लिख देते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को LH लिख देते हैं, ठीक है। अगर मेल में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की बात करिए यानी कि वो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कर रहा है, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा। तीसरा हार्मोन जो हमारे पास आता है दैट इज प्रोलैक्टिन, राइट। अभी जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ना, इसका काम होता है बेसिकली लैक्टेशन करवाना मदर्स में, ठीक है। कब करवाएगा, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ऑक्सीटोसिन भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ काम कर रहा है
और एक और हार्मोन होता है दैट इज प्रोलैक्टिन। ठीक है, आई होप आपको तीनों हार्मोन्स क्लियर हो गए होंगे। ये जो तीनों हार्मोन अभी हमने देखे हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारा जो है वो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिलीज करता है। एक्चुअली में जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना, वो इन दोनों हार्मोन्स को पहले ही बना करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करवा लेता है। ठीक है, और फिर जब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को पता लगता है कि अब जो है वो इन हार्मोन्स की ज़रूरत है, तो ये जो स्टोर्ड हार्मोन हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पड़े हैं, ये वहाँ से उनको रिलीज़ करवा देता है। दैट्स इट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, डायबिटीज़ इंसिपिडस इज कॉज्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट लेवल्स ऑफ। आपको बताना है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस कैसे होता है। ठीक है, अभी हमने पीछे एक हार्मोन की बात की थी दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना, ADH हार्मोन कहते हैं इसको। ये जो हार्मोन होता है ना, जब इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होने लगती है तो हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है ना वाटर बैलेंस बनाए रखने की, ये डिसरप्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो वाटर बैलेंस बनाए रखने की एबिलिटी है ये डिसरप्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी में कम होगा, उस दौरान हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कैसे ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बेसिकली कहानी शुरू होती है ADH हार्मोन से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने बोला कि ये हमारी बॉडी में जो किडनीज हैं उनको एक्चुअली में सिग्नल देता है कि वाटर को बचाना है। ठीक है, वाटर को बार बार रीअब्जॉर्ब करना है और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो इसका क्रिटिकल रोल होता है इन सिग्नलिंग। किसको सिग्नल करता है ये? किडनीज को। ठीक है, किसके बारे में सिग्नल करेगा कि रिटेन करना है किसको? वाटर को। ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेट करना है यूरिन को। ठीक है, इसीलिए हमारी बॉडी का सारा पानी जो है ना, वो किडनीज बाहर नहीं निकाल देती। क्यों? क्योंकि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन उनको ये बताता है कि वाटर को रिटेन करके रखना है ना। बॉडी के अंदर जो वाटर है उसकी नीड है ना, काम के लिए जो भी सारे मेटाबॉलिज्म सब कुछ चल रहा है, तो इसीलिए वो सारे के सारे वाटर को फिल्टर तो कर देती है, लेकिन वो सब कुछ बाहर नहीं भेजती। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में और वाटर को रिटेन करने में ADH हार्मोन का काम होता है। अब हम देखते हैं कि अगर ADH हार्मोन हमारी बॉडी में जितना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो किडनीज जो हैं वो रिस्पॉन्ड करना मतलब फेल हो जाती हैं एक तरह से। ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो वाटर को प्रॉपरली कंजर्व नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि किडनीज जो हैं दे फेल टू रिस्पॉन्ड एंड जिसकी वजह से वो कंजर्व नहीं कर पाती हैं वाटर को। राइट, अब इसकी वजह से अब क्योंकि वो वाटर कंजर्व नहीं कर पाएंगी, तो यानी कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोडक्शन होने लगेगी। प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डाइल्यूट, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं होगा यूरिन, तो यानी कि डाइल्यूट यूरिन ही पास आउट होना शुरू हो जाएगा। और यही
हॉलमार्क है डायबिटीज़ इंसिपिडिस का, जब आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है ना। नॉर्मली जो हमारे दिनचर्या होती है उसमें हम 5-6 टाइम्स या 7-8 टाइम्स जो है वो यूरिनेट करते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा एबंडेंस में हम यूरिनेट करना शुरू कर देते हैं, प्लस वो कॉन्सेंट्रेटेड में नहीं होता है, कैसा होता है, डाइल्यूट यूरिन होता है, उसको हम पास आउट करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपको डायबिटीज़ इंसिपिडिस की शिकायत हो सकती है। ठीक है, अब क्या हो अगर की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वाटर को लूज़ कर दे, है ना, इसके चलते बहुत ज़्यादा वाटर को वो लूज़ कर दे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ सिम्टम्स आपको इस बीमारी के देखने को मिल सकते हैं कि बॉडी अगर बहुत ज़्यादा वाटर लूज़ कर रही है तो आपको एक्सट्रीम थर्स्ट फील होगी। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, थर्स्ट। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, थर्स्ट। ठीक है, इसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, ठीक है, पॉलीडिप्सिया। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थर्स्ट आपको फील हो रही है, आप पानी पिएंगे और फिर बार बार फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करेंगे, है ना, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी इसका एक साइन है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और चीज़ देखनी है। देखो, एक तो इस तरह का डायबिटीज़ इंसिपिडिस हो सकता है ना, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है, और वो कैसे हुई है, ठीक है, कि आपके जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से ADH डेफिशिएंसी हो गई है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ADH डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, जो आगे चल के हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इनको भी क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, इनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये एक्चुअली में ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ही आपका कौन सा हार्मोन, ADH हार्मोन जो है वो रिलीज़ कर रहे थे। और मैंने कहा कि अगर मान लो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है और उस केस में ADH डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी को, तो उस टाइम पे जो डायबिटीज़ इंसिपिडिस कॉज होता है उसको हम नाम देते हैं सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडिस। ठीक है, आई होप ये आपको सारा का सारा क्लियर हो गया होगा, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाकी इंसुलिन आपको पता है पैनक्रियाज जो है वो करती हैं रिलीज़, है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड करता है ना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अभी हम पढ़ के आए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन रिलीज़ करता है। ठीक है, आई होप आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।